नमस्कार। आप देख रहे हैं हिंदी क्विंट और इंग्लिश क्विंट पर ये खास बातचीत ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के डिस्टिंग्विश्ड फेलो मनोज जोशी से, जो कि विदेश और रक्षा मामलों के बहुत बड़े विशेषज्ञ हैं। और जब कोई जटिल मसला हो जाए तो आपको बिल्कुल ऑब्जेक्टिव ढंग से अगर किसी मुद्दे को समझना हो तो जोशी जी हमारे बहुत अच्छे टीचर हैं। बात हम करना चाहते हैं भारत और चीन के सीमा पर इस वक्त जो विवाद आमने सामने डटे हुए हैं, तनाव है, ये अलग अलग शब्द यूज हो रहे हैं। हो क्या रहा है सीमा पर, भारत और चीन की सीमा पर, ये हम समझना चाहते हैं। लेकिन एक तो हम कोरोना से लड़ रहे थे, कोरोना के बीच में चीन जैसे देश के साथ भारत का विवाद हो जाए तो ये बिल्कुल फिक्र वाली बात है। और ऐसे में डिस्ट्रैक्शन दूसरा देखिए कि ट्रंप साहब, जिनको की शौक है बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बनने का, वो कह रहे हैं कि दोनों देशों के बीच में सुलह मशवरे की जरूरत हो तो मेरी सेवाएं हाजिर हैं। 3 दिन में दूसरा बयान। आज 29 मई को जब हम बात कर रहे हैं तो सुबह सुबह उन्होंने ये दिया कि मैंने मोदी जी से फोन पर बात की, मैं बता सकता हूं कि ही इज नॉट इन अ गुड मूड विथ रिगार्ड टू व्हाट इज गोइंग ऑन एट द इंडो चाइना बॉर्डर। भारत सरकार की तरफ से ऑफिशियल बात नहीं कही गई है कुछ, लेकिन सूत्रों के हवाले से क्लैरिफिकेशन आया है कि मोदी जी की ट्रंप से 4 अप्रैल को बातचीत हुई थी। रिसेंटली कोई बातचीत नहीं हुई है, और ये बातचीत लद्दाख के बारे में नहीं, मलेरिया की गोली के सप्लाई के बारे में थी। तो ये मसला सबसे पहले समझ लेते हैं जोशी जी आपसे। ट्रंप भारत चीन सीमा विवाद पर हमारे दोस्त हैं या और मामले को सुलझाने में लगे हुए हैं? देखिए, ट्रंप साहब जो है, उनका इस साल चुनाव है, इलेक्शन है, नवंबर में इलेक्शन होगा, और वो घबराए हुए हैं कि अमेरिका में जो कोविड से जो मौतें हुई हैं, 1 लाख मौत हो चुकी हैं, और वहाँ की जो इकोनॉमी है वो बिल्कुल ध्वस्त हो गई है। उनकी उम्मीद थी कि इकोनॉमी जो है काफी अच्छी तेज चल रही थी, वो इकोनॉमी लेके उनका रिइलेक्शन जो है वो गारंटी हो जाती। पर अब जो है वो उनको थोड़ी घबराहट हो रही है, और उन्होंने ये तय कर लिया है कि चीनी के ऊपर मैं हमला करूंगा। चीन के ऊपर हमला करने की स्ट्रेटेजी, उनकी पूरी इलेक्शन की स्ट्रेटेजी चीन पे निर्भर है। तो इसीलिए जब उनको कहीं भी खबर आती है चीन के साथ कुछ विवाद हो रहा है तो वो बिलक जाते हैं। यहां भी मैं समझता हूं कि उनको बताया होगा उनके जो सलाहकार हैं कि भारत और चीन के बीच में ये हो रहा है, तो उनके दिमाग में जैसे अक्सर बात अपने आप आ जाती है, तो वो अगर सूत्र कह रहे हैं कि बात ही नहीं हुई है और कहां से उन्होंने कहां से क्या कह दिया, तो मैं यही कह सकता हूं कि उनके दिमाग में चीन काफी गहरी तरह से बैठा हुआ है, और कहीं भी विवाद हो तो वो उस पर कूदना चाहते हैं। और ये उनकी डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए, चुनाव में वोटर के लिए है बेसिकली। हाँ, क्योंकि अब उनकी स्ट्रेटेजी का एक ही पहलू रह गया है, वो ये है कि चीन के ऊपर हमला करना है। जी बिल्कुल। तो अब दूसरी चीज आ जाए जिस मुद्दे पर मैं आपसे समझना चाहता हूं सर, वो ये है कि अचानक अभी क्यों एक साथ लद्दाख से लेके सिक्किम तक 3 जगह टकराव वाली परिस्थिति बन गई। दोनों तरफ से बयान तो आए ही हैं, उस पर आप ही बताएंगे कि क्या क्या बातें कही जा रही है और उसको क्या समझा जाए। ये अनयूजुअल है क्या? क्योंकि इस तरह के विवाद, चूंकि हमारी सीमा कई जगह पर बिल्कुल निर्धारित नहीं है, वहां पर पहले भी होते आए हैं, तो ये यूजुअल लोकल इशू है या ज्यादा बड़ा मामला है? ये 15-16 जगहें हैं जहां पे ये हर साल होता है। गर्मी के टाइम पे जब बर्फ पिघल जाती है, दोनों साइड की फोर्सेस जो है पेट्रोलिंग करती हैं। तो ये 15-16 जगह ऐसी हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि एक जैसे कमरा समझ लीजिए, कमरे के एक तरफ जो है भारत के लोग कहते हैं कि सीमा जो है कमरा के दूर का जो दीवार है वहां तक है, और चीन वाले कहते हैं कि नहीं, ये नजदीक की जो दीवार है यहां तक है। तो बीच का जो फासला है वहां पे दोनों साइड पेट्रोल करती है, और अक्सर जो है मिलाकर एक दूसरे से मिलते हैं। और हमारी कोई प्रोसीजर्स हमने तय किए हैं 2005 में और 2013 में। अगर पेट्रोल जो है एक दूसरे से मिलेंगे और वो झंडा उठाते हैं, कहते हैं कि ये आप भारत की सीमा में आ गए हैं, और चीन वाले अपना झंडा उठाते हैं, कहते हैं आप चीन की सीमा में आ गए, और फिर दोनों जो है अपने अपने इलाके में वापस चले जाते हैं। पर इस बार जो है 2-3 जगह जो है मामला जो है अड़ा हुआ है। एक तो गालवान की घाटी में, गालवान नदी है, ये बिल्कुल उत्तर में है, पेंगोंग ताल से भी ऊपर है, उत्तर में है।
एक है हॉट स्प्रिंग्स, एक छोटा सा इलाका है पैंगोंग और गलवान के बीच में, और एक नाकुला सिक्किम में था। मई में मई के 5 से 9 तक ये पैंगोंग सो में और ये नाकुला में कुछ वहां पे घुसपैठ, ये हम जब घुसपैठ कहते हैं उसका मतलब ये कि आप हमारी जो हम जो कहते हैं जिसको सीमा, वहां आप आ गए हैं, कोई सीमा तय नहीं है, जैसे मैंने आपसे कहा। और वैसे ही वो समझ कहते हैं आपने घुसपैठ किया है कि ये सीमा जो है हम इसको सीमा मानते हैं। कोई इसमें जो है जॉइंट डिसीजन नहीं है, डिलिमिट नहीं हुआ है, जिसको डिलिमिटेशन कहते हैं, वो नहीं हुआ है, ना नक्शे में हुआ है ना जमीन पे हुआ है। तो अब ये जहां तक कि नाकुला का मामला है, पैंगोंग सो का मामला है, ये मई की शुरुआत में हुआ था, अब बैठ गया है, अब इसके बारे में हम कुछ नहीं सुन रहे हैं जी। और जरूर वहां पे लोग जो हैं चीन ने भी अपनी फौज वहां भेजी है, हमारी भी फौज वहां पे है, पर वहां पे अब और कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है। पर गालवान का जो मामला है ये थोड़ा पेचीला है, और जैसे मैंने आपसे कहा ये एक नया इलाका है। ये जो पुराना जो लिस्ट था 15-16 जगह जहां हर साल विवाद होता था, वो दूसरी बात है, ये एक नया इलाका है। और गालवान की खासियत ये है कि गालवान जो है हमारे जो सबसे उत्तर की पोस्ट है दौलत बेग ओल्डी, ये बिल्कुल काराकोरम पास के निकट है, सबसे उत्तर का पॉइंट है भारत का। वहां तक पिछले साल तक सड़क नहीं थी और सप्लाई वहां हवाई जहाज से होता था, वो पूरे इलाके में हवाई जहाज से सप्लाई होता था। सड़क बनाने की कोशिश की गई, वो नाकाम रही, उसका गलत अलाइनमेंट था। तो फिर ये नई सड़क बनाई गई और ये सड़क अब पूरी हो गई है। अब जब ये सड़क पूरी हो गई है तो हमारी स्थिति वहां पे जो है इंप्रूव हो गई है। मतलब हमने वहां फौज रखी है, पर क्योंकि सड़क है तो अब हमारी डिफेंस जो है अब उस स्थिति में पहुंच गई है कि हम शायद चीनी फौज जो है घबराने लगी है कि शायद ये ज्यादा ताकतवर तो नहीं हो गए। तो इस वजह से जब हमने यही जो ये सड़क है, सड़क को पार करके गालवान नदी आती है। गालवान नदी श्योक नदी में बहती है और श्योक नदी उत्तर से दक्षिण की तरफ को आती है और गलवान नदी उसमें आती है। और ये श्योक नदी जो सड़क की बात मैंने आपसे कही, वो श्योक नदी के साथ साथ उत्तर को निकली है जी। अब ये गलवान नदी जो है ये नाला, जैसे नाला ही कह लीजिए, कोई ऐसी खास चीज नहीं है, नाला है, बहुत एकदम घाटी है, वहां पे पहाड़ी इलाका है। तो उस तरफ को हम सड़क बनाने की कोशिश कर रहे थे। जो हमारा जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का जो हमारी जो समझ है उसके अंतर्गत हम एक वहां सड़क बना रहे थे जी। चीनी कमांडर जो है वो थोड़ा सा मेरे ख्याल से घबरा गया है या क्या हुआ है, तो उसने वहां पे अपनी फौज को आगे रख दिया है। और जैसे हमने डोकलम में सड़क बनाना रोका था चीन का, वैसे ही अब चीन हमारा सड़क बनाना रोक रहा है यहाँ गालवान जी। तो अभी इतना कहना है कि फौज आसपास नहीं है, कम से कम आधे किलोमीटर का फासला है जी। तो आप एक ये क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं फैक्ट के तौर पर कि जो माहौल बना कि दोनों तरफ फौजें बिल्कुल तनातनी में आ गया है, ऐसा नहीं है। वो लोग वहां पर कोई फेस ऑफ मोड में नहीं है। और वहां पर अभी काम रुका है या नहीं रुका है? काम रुका है, क्योंकि अगर वहां पे क्योंकि जैसे मैंने आपसे कहा कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का सवाल यह है कि क्या ये नाले के पार मेरा इलाका है कि तुम्हारा इलाका है। अब आप सबूत कैसे, आप उसका सबूत क्या देंगे? तो वो जो है वो ऐसी जगह पे वो आ गए हैं, मतलब हो सकता है आधा हमारी समझ में वहां लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, पर वो ऐसी जगह आ गए कि हम सड़क नहीं बना पाएंगे उसके आगे। आप जो समझा रहे हैं वो ये है कि डोकलाम में चूंकि हम ऊपर थे और वहां चीन का काम कंस्ट्रक्शन का हमने रोका, उसके बदले में इस मौके पे यहाँ पर चीन, बदला नहीं कहूंगा, यही कहूंगा कि जैसे हमने जैसे रोका, वहां आगे आके हमने कोई फिजिकली तो रोका नहीं, हमारे वहां उतर आ गए और जवान वहां खड़े हो गए जी। तो वैसे ही यहाँ पे भी इन्होंने अपना कैंप वहां पे लगा दिया है और हमने अभी काम रोक दिया है। क्या करेंगे जब कैंप वहां पे लगा दिया है तो काम रुकेगा ही। अब चूंकि चीन ने ये कहा है ग्लोबल टाइम्स के जरिए कि बातचीत कर रहे हैं, शांति से सुलझा लेंगे, और ये भी कहा है कि हम आपस में ही कर लेंगे,
भारत की हमेशा पोजीशन रहती है कि हमको किसी की बीच बचाव की जरूरत नहीं है। तो अब यहां से ये कूल डाउन हो जाएगा या ये फिलहाल हेडलाइन बनाता रहेगा? नहीं, जहां तक मेरा अंदाज है कोई ऐसी स्थिति तो है नहीं जिससे कि कोई झड़प होगी या लड़ाई होगी। मैं समझता हूं कि ऐसे कई इलाके हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में जहां ये इस टाइप की बातें होती हैं, और ज्यादातर अभी तो लोकल कमांडर्स के लेवल पे बात हो रही है, फिर उसके आर्मी के ही थोड़ा ऊंचे स्तर पे बात होती है, और अभी तक बैकग्राउंड में थोड़ा सा डिप्लोमेटिक बात हो रही है, पर अभी तक एनएसए लेवल पे नहीं हो रहा है, ना मिनिस्टर के लेवल पे हो रहा है, ना प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के लेवल पे हो रहा है। तो अभी कई लेवल बाकी हैं। तो मैं नहीं समझता हूं कि ऐसी कोई स्थिति आई है जिससे कि एस्केलेट नहीं होना यहाँ से ज्यादा। एस्केलेट नहीं होगा, एस्केलेट ओके। नहीं होगा, क्योंकि एक तो उतनी वहां पे हालांकि भारत के अखबारों में बहुत कुछ लिखा गया है, हजारों लोग हैं, टैंक हैं, ये है वो है, उस नाले में टैंक आ ही नहीं सकते, एक भी टैंक नहीं घुस सकती है। तो ये जो आपने कहा कि भारत के मीडिया में लिखा है, मैं ये समझना चाहता था आपसे कि जब पाकिस्तान से कुछ आतंकवादी घटना भी होती है तो हमारे यहाँ के मीडिया में बिल्कुल फुल स्केल वॉर शुरू हो जाता है पाकिस्तान के खिलाफ। यहाँ चाइना का जब मसला आया, जहाँ वास्तव में चाइनीज फौज के साथ हमारा एक इंगेजमेंट गुड और बैड जो भी है वो फैक्ट के तौर पर सामने है, तो वहां पर हमारे कुछ मीडिया के सेक्शन में थोड़ा बहुत हवाई फायर हो रहा है। ये फर्क क्यों है? देखिए, ऐसा है कि पाकिस्तान की धुनाई करना भारत में इलेक्शन में उसका फायदा होता है, जी। इलेक्शन में फायदा उठाया जाता है। भारत की पाकिस्तान की जितनी धुनाई करना चाहते हो करो, उसका इलेक्शन में फायदा ही होगा। चीन के साथ वो बात नहीं बनती, क्योंकि एक तो लोगों की ये भी समझ है कि चीन बहुत शक्तिशाली मुल्क है, तो कहीं हमारी धुनाई ना हो जाए। तो ये तो बिल्कुल ही समझ लीजिए कि गांव के पहलवान लोग होते हैं, तो उनकी जो बातें होती हैं उस लेवल पे बात होती है। जी। क्या ये पॉसिबल नहीं है कि चीन का मसला लगातार एक स्लो बर्नर पर कुछ इस तरीके से लहकता दहकता रहे, थोड़ा उबलता रहे कि हम भी इसको भारत में देखेंगे कि राष्ट्रवाद और देशभक्ति के नैरेटिव में अच्छे से पैकेज करके लगातार एक ये रेड फ्लैग उठा के रखा जाएगा? हाँ, इसका ये तो जरूर है, पर पाकिस्तान जैसे अभी बात हुई, पाकिस्तान की धुनाई करना बड़ा आसान है, तो कुछ टाइम नहीं लगता है, पर जी। चीन के साथ जो है थोड़ी समझ होनी चाहिए, थोड़ा समझ बूझ के जो है काम लेना चाहिए, क्योंकि चीन वाकई में, देखिए चीन आज जो है, चीन की आर्थिक व्यवस्था हमसे 5 गुना बड़ी है। बिल्कुल। जहां तक कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी है, उसमें खर्च जो चीन करता है वो 3 गुनी ज्यादा करता है। तो अब इसमें एक और पर्सपेक्टिव दीजिए। बिल्कुल आपने सही कहा कि बहुत बड़ी ताकत है और ऑलरेडी हिंदुस्तान का एंगेजमेंट चाइना से इकोनॉमी के लेवल पर बहुत अच्छा खासा रहा है। ऐसे में हमारे यहाँ क्या आया कि हम पड़ोसी देशों से एफडीआई नहीं आने देंगे, मतलब था चाइना को रोकना। फिर क्लैरिफिकेशन का अनाउंसमेंट आया कि क्लैरिफाई कर रहे हैं। कोई सरकारी अधिसूचना नोटिफिकेशन हमारी जानकारी में है नहीं। उसके बाद ताइवान में जब राष्ट्रपति दोबारा चुने जा रहे हैं तो वहां की स्वेरिंग इन में बीजेपी के 2 सांसद वर्चुअल बधाई मैसेज भेज रहे हैं, जो चाइना को नागवार गुजरा है। और यहाँ भारत के दूतावास के लेवल पर भारत में चाइना ने अपनी नाराजगी बता दी है। और फिर हम आत्मनिर्भर भारत ला रहे हैं और ट्वीट कर रहे हैं चाइना के बने हुए फोन पर। तो हम चाइना के साथ, आप जो कहते हैं कि समझ बूझ के काम लेना होगा, तो यहाँ पर हम क्या समझ बूझ के चाइना के साथ करने जा रहे हैं? देखिए, समझ बूझ के चाइना के साथ अगर काम लेना है, चाइना मैंने जैसे आपसे कहा बहुत बड़ी विशाल आर्थिक शक्ति है। चाइना के बाद पास काफी इन्वेस्टमेंट की कैपेसिटी है, जो अमेरिका के पास भी आज नहीं है। हमको चाइना का फायदा उठाना चाहिए, जैसे चाइना ने अमेरिका का फायदा उठाया। हमारी जो सोच है वो घमंड की नहीं होनी चाहिए, ना ये नहीं होनी चाहिए कि हम जो हैं बहुत तीस मार खा हैं। हमारी सोच ये होनी चाहिए कि हमारे देश में हम आर्थिक विकास कैसे ला सकते हैं, और अगर चीन से एफडीआई लाना है चीन से लाइए। मैं तो कहता हूं अगर पाकिस्तान से भी लाना है पाकिस्तान से लाइए, अगर हिम्मत है।
पर सवाल ये है कि हमारा लक्ष्य जो है बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। जैसे वो अर्जुन की बात है ना कि वो मछली आंख की बात है। तो मेरी समझ में इस गरीब भूखे नंगे देश का एक ही लक्ष्य हो सकता है, वो है आर्थिक विकास। तो मैं इसीलिए पूछ रहा हूं कि ऐसे में जब हम चाइना के साथ कारोबार को लेकर के इनडायरेक्ट सिग्नल दे रहे हैं आत्मनिर्भरता का, एफडीआई पर अब हम ऑटोमेटिक नहीं देंगे, सोच समझ के देंगे, ऐसा हम संकेत दे रहे हैं, ताइवान में जाकर के हम एंगेजमेंट अपना बता रहे हैं, इसको चाइना कैसे देखेगा और उसका पॉसिबल रिएक्शन क्या होगा? रिएक्शन तो उसका नेगेटिव होगा उसका। पर सवाल ये इस समय तो ये भी इसका जो ऐसा है, जैसे मैंने आपसे कहा, इसको हमें घमंड की नीति से नहीं देखना चाहिए। ये जरूर है कि चाइना पाकिस्तान की मदद करता है और ये मदद इसलिए करता है ताकि हमको जो है कमजोर रखे। ये हमारी समझ होनी चाहिए कि हाँ, ये कर रहा है चाइना, पर साथ साथ हमको ये भी देखना है कि वो कौन सा एरिया है जहां पर कि हम उसका फायदा उठा सकते हैं। क्योंकि चीन को भी मार्केट की जरूरत है, चीन को भी निवेश की जरूरत है। निवेश कोई पावर जो है, कोई शक्ति जो है, निवेश मुफ्त में नहीं करता है, वो अपने फायदे की सोचता है। जी, तो ऐसे में जो आप लोग हमेशा डिस्कस करते रहते हैं और जो 3 तरह के सुझाव आते हैं, एक तो ये कि भाई चाइना के साथ दरअसल इकोनॉमिक एंगेजमेंट को और डीपर कर लेंगे, इंटरेस्ट ज़्यादा हो जाएगा, तो ये रिश्ता अच्छे से मैनेज हो सकता है। दूसरा ये है कि चाइना पर भरोसा तो किया नहीं जा सकता, वो तो टेरिटोरियल किस्म का देश है, हर वक्त कहीं न कहीं कुछ न कुछ करता रहेगा, और ख़ास करके जब ऐसी अनिर्धारित सीमा हो। और तीसरी बात ये आती है कि आप जो ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका वाला जो क्वाड संधि है, उसमें आप हिस्सेदारी कर लें। और एक आखिरी रिकमेंडेशन आता है कि ठीक है, चाइना से हम झुकेंगे कब तक? आँख में आँख मिला करके बात करेंगे। इन तीनों में कौन-सा रूट हमारी सरकार आपको फाइनली लेते हुए दिखलाई पड़ेगी आगे चलते हुए? देखिए, मैं समझता हूं अगर हमारी सरकार जो है भारत के हित देखेगी, भारत के क्या हित हैं, और जैसे मैंने आपसे कहा, मेरी समझ में तो लक्ष्य जो है आर्थिक विकास है। क्योंकि जब तक इस देश की जो दरिद्र की जो हालत नहीं सुधरेगी, तो फिर ये देश, चाहे आप ऑस्ट्रेलिया के साथ जाएं, अमेरिका के साथ जाएं, कोई उसका फायदा नहीं है। और एक बात मैं और कहना चाहता हूं, जो लोग कहते हैं कि अच्छा, हम ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका के साथ साउथ चाइना सी में ये करेंगे वो करेंगे, मुझे ये बताइए, कल अगर चीनी बेड़ा जो है हमारे मतलब तट पे पहुंचे और यहां पे पेट्रोलिंग करे, अच्छा आप कहते हैं कि हम ताइवान को रिकॉग्नाइज करेंगे, कल जो है कश्मीर, अगर चाइना ये कह दे कि हमारी समझ में कश्मीर पाकिस्तान का है, या ये करे कि हम एक गवर्नमेंट इन एग्जाइल बना देंगे, मतलब जैसे तिब्बत की एक गवर्नमेंट यहां चलती है, तो हम अगर वो एक कश्मीरी अगर सैयद सलाउद्दीन वहां पहुंच जाए, काशगर पहुंच जाए, कहते मैं यहां से कश्मीर की सरकार चला रहा हूं जी, तो भारत को समझना चाहिए कि हमारी भी कमजोरियां हैं। इन कमजोरियों का फायदा हमें किसी और को नहीं देना चाहिए। हमको अपनी कमजोरी समझ के जो है कदम उठानी चाहिए। और जैसे मैंने आपसे कहा कि लक्ष्य हमारा बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। घमंड की जो नीति है कि हम चीन के बराबर हैं, हम चीन के बराबर नहीं हैं, थे किसी जमाने में, सन 80 तक थे। तो आज जो है जो अस्तित्व है, रियलिज्म है, जो रियलिस्टिक पॉलिसी है, उसमें यह है कि हम किसी भी तरह से चीन को एंगेज करें, मैनेज करें। देखिए, मैनेजमेंट का काम हम सुधार नहीं सकते हैं। ये जो सीमा विवाद है, इसमें सर एक बात समझाइए। अहमदाबाद में शी जिनपिंग आए, प्रधानमंत्री जी वुहान गए, वुहान स्पिरिट की बात हुई, उसके बाद फिर वो तमिलनाडु आए हमारे पास, हमने बड़ी उनकी खातिरदारी की, माना यही गया कि एंगेजमेंट होगा। और देखिए आयरनी, 70वां साल है भारत और चीन की दोस्ती का। दोनों देशों की सरकार ने प्लान बनाया था, 70 आयोजन करेंगे, 70 इवेंट होने वाले थे। लेकिन इस कोरोना वर्ल्ड में ये जो साल हमारी दोस्ती के सेलिब्रेशन का था, उसके बजाय आपने अभी बता ही दिया कि पैंगोंग और गालवान और नाकुला में हम इवेंट मना रहे हैं। ऐसे में आपने ये बताया कि क्या होना चाहिए। एक रियलिटी चेक दे दीजिए, आखिरी सवाल है आपसे, वो ये कि भारत की स्ट्रेटेजिक थिंकिंग में इस वक्त पोस्ट कोरोना वर्ल्ड की जो जरूरतें हैं,
कि अब ग्लोबलाइजेशन के खिलाफ का माहौल है, आइसोलेशनिस्ट हो जाओ, प्रोटेक्शनिस्ट हो जाओ, ये सब कहने के लिए ठीक है, ढोल पीटने के लिए, लेकिन क्या रियलिज्म के साथ, मैच्योरिटी के साथ जो स्ट्रेटेजिक थिंकिंग की बैंडविड्थ चाहिए वो है हमारे पास? देखिए ऐसा है, जहां तक कि चीन का मैनेजमेंट है, भारत ने अच्छी तरह से किया है। कोई अलग अलग जो सरकारें आई हैं, हाँ थोड़ा बहुत जरूर कुछ बोले हैं, जैसे जब मोदी जी पहले आए थे तो तिब्बत का मसला बढ़ा रहे थे, पर डोकलम के बाद, डोकलम में जब उन्होंने देखा कि ये थोड़ा खतरनाक मोड़ ले रहा है, तो उसके बाद वुहान में जो मीटिंग हुआ उससे थोड़ा बहुत मामला सुधर गया। और हमने ये समझ लिया कि देखिए चीन हो या पाकिस्तान हो, ऐसे समस्याएं हैं हमारी उनके साथ कि उनको हम केवल मैनेज कर सकते हैं, इस समय हम सुधार नहीं सकते हैं। और हमको मैनेज करना चाहिए इस तरह से कि हमारा जो है कुछ उसमें लॉस ना हो, हमारा फायदा ही हो। जो हमारे मैनेजमेंट की टेक्निक क्या है वो हमको देखनी चाहिए कि कैसे मैनेज किया जाए। चाहे हम कभी बीच बीच में कहते हैं कि अमेरिका हमारा बड़ा दोस्त है, वो ठीक बात है, क्योंकि उसमें फिर चीन थोड़ा घबराता है, वो हमारे और करीब आता है। तो ये मैनेजमेंट की टेक्निक्स होती है। पर अगर मैनेजमेंट की टेक्निक ये होगी कि आप उसको धकेल के अलग ही कर दें, तो फिर तो आपका घाटा होगा आखिर में। बिल्कुल। जहां तक मेरी समझ है, मैं समझता हूं कि भारत एक बहुत बड़ा मुल्क है। भारत की नीति किसी और मुल्क के साथ नहीं जुड़ सकती है। हम किसी के, इसीलिए बड़े बड़े मुल्क जो होते हैं ना, उनकी दुनिया में मल्टीपोलैरिटी का मामला होता है। वो किसी के एलाय नहीं बन सकते हैं, वो किसी के साथ नहीं चल सकते हैं। उनके जो रिक्वायरमेंट होती हैं वो बड़ी कॉम्प्लेक्स होती हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि चाहे वो ब्राजील हो, चाहे वो भारत हो, रूस हो, चीन हो, अमेरिका हो, इनके साथ लोग संगठित होते हैं, पर ये किसी के साथ संगठित नहीं होते। बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अर्जुन की आंख की तरह से रियलिस्टिक तरीके से संबंधों को मैनेज करने की स्ट्रेटजी ही स्ट्रेटजी कही जाएगी, जहां से रिश्ते गिरे ना, हो सके तो सुधर जाएं। उसके अलावा जो भी होगा वो भारत के लिए इस वक्त जो हालात हैं वो अच्छी परिस्थिति नहीं होगी। जोशी जी, आप इस बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू।